everyone, this is Neha. Welcome back to the channel. Hope you all are doing great. तो बच्चा कल हम लोगों ने करे थे मैक्रो की हमारी यूनिट 1 नेशनल इनकम के मोस्ट रिपीटेड PYQs. आई होप आप लोगों ने वो लेक्चर देख लिया. अब आज हम लोग करेंगे हमारी यूनिट 2 मनी एंड बैंकिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड PYQs. देखो हर तरह के क्वेश्चंस हम इस लेक्चर में कवर करेंगे. 1 मार्कर्स भी कवर करेंगे, 4 मार्कर्स है, 6 मार्कर्स है, थ्योरी पूरी कवर करेंगे, प्रैक्टिकल पोर्शन भी टच करेंगे. तो हर तरह के क्वेश्चंस हम करने वाले हैं. प्लस आप लोगों को एक आइडिया लग जाएगा कि इस यूनिट से बोर्ड्स में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है. प्लस ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है. इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो इस यूनिट से बहुत सारी केस स्टडीज पूछी जाती है. किस तरह की केस स्टडीज? कि टाइम्स ऑफ इंडिया की कुछ लाइंस गिवन है, क्वेश्चन पूछेगा बताओ रेपो रेट क्या होती है, रिवर्स रेपो रेट क्या होती है. इस सिचुएशन में आरबीआई रेपो रेट को इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है. इंक्रीज करेगा तो उसका इकोनॉमी पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा. तो इस तरह के घुमा फिरा के केस स्टडीज वाले क्वेश्चंस यहां से बनते हैं. इस तरह के सारे क्वेश्चंस हम इस लेक्चर में कवर करेंगे. तो टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट से स्टार्ट कर देते हैं. क्वेश्चन नंबर 1. तो देखो 1 मार्कर है हमारे पास में. क्या कहता है क्वेश्चन? द सेंट्रल बैंक कैन रिड्यूस द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी बाय डैश द डैश. अच्छा यहां पर तो हमें कर करके देखना पड़ेगा. तो फर्स्ट वाला करके देखते हैं, इंक्रीजिंग द बैंक रेट. इंक्रीजिंग द बैंक रेट. तो देखो सबसे पहले समझो बैंक रेट क्या होता है. मैंने कहा ये आरबीआई है हमारा सेंट्रल बैंक, और ये है हमारा एसबीआई यानी कि कमर्शियल बैंक है. ठीक है. अब देखो जब एसबीआई को आरबीआई से लोन लेना है, और लोन भी किसके लिए लेना है? लॉन्ग टर्म के लिए लोन की रिक्वायरमेंट है. तो एसबीआई आरबीआई को लोन पर क्या देता है? इंटरेस्ट देता है. यानी कि जब कमर्शियल बैंक्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लोन लेते हैं, वो भी लॉन्ग टर्म के लिए, तब जो वो इंटरेस्ट पे करते हैं, इस इंटरेस्ट की रेट को क्या बोला जाता है? बैंक रेट बोला जाता है. समझ में आ गया? अब मैंने कहा अगर बैंक रेट को इंक्रीज कर दिया जाए, मान लो बैंक रेट 6% है, मैंने कहा इसे इंक्रीज करके 8% कर दिया जाए, तो इसका क्या इंपैक्ट होगा? अब देखो एसबीआई को इंटरेस्ट ज्यादा पे करना पड़ रहा है आरबीआई को, तो ऑब्वियस सी बात है एसबीआई लोन किसे देता है? जनरल पब्लिक को. एसबीआई हमें लोन देगा तो एसबीआई भी तो हमसे इंटरेस्ट लेता है ना. उस इंटरेस्ट की रेट को हम लोग क्या बोलते हैं? लैंडिंग रेट. अब अगर कमर्शियल बैंक खुद आरबीआई को इंटरेस्ट ज्यादा दे रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये कमर्शियल बैंक हमसे भी लोन पर इंटरेस्ट क्या लेगा? ज्यादा लेगा. पहले मान लो हमसे इंटरेस्ट लेता था 8%, अब ये हमसे इंटरेस्ट लेने लग जाएगा 10%. इस सिचुएशन में हम उदास हो जाएंगे. हम सोचेंगे यार पहले 8% इंटरेस्ट देते थे, अब लोन पर 10% इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, तो हम लोन क्या करेंगे? कम लेंगे. अगर हम लोन कम लेंगे तो हमारे हाथ में पैसे की कमी आएगी, यानी कि मनी सप्लाई क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी. तो सेंट्रल बैंक कैन रिड्यूस द मनी सप्लाई. सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई को डिक्रीज कर सकता है. कैसे डिक्रीज कर सकता है? बैंक रेट को इंक्रीज करके. मतलब पहला ही करेक्ट हो गया, बाय इंक्रीजिंग द बैंक रेट. समझ में आया? अगर बैंक रेट इंक्रीज होगी तो कहीं ना कहीं कमर्शियल बैंक्स भी अपनी लैंडिंग रेट को इंक्रीज कर देंगे. वो हमसे लोन पर इंटरेस्ट ज्यादा लेंगे. वो हमसे लोन पर इंटरेस्ट ज्यादा लेंगे तो हम लोन की डिमांड कम करेंगे, और हमारे हाथ में मनी सप्लाई क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी. पहला ही करेक्ट हो गया. अच्छा देख लो, समझने के लिए एक और करके देख लेते हैं. डिक्रीजिंग द बैंक रेट. मान लो इसको हम लोगों ने उल्टा कर दिया. अब देखो डिक्रीजिंग द बैंक रेट का मतलब है बैंक रेट 6% से कितनी हो गई? 4% हो गई. इस सिचुएशन में एसबीआई खुश होगा कि इंटरेस्ट कम देना पड़ रहा है. तो कहीं ना कहीं एसबीआई भी हम कस्टमर से इंटरेस्ट कम लेगा. पहले 8% ले रहा था, अब 6% ही लेगा. हम लोग खुश होंगे कि यार लोन सस्ता हो गया, तो हम क्या कर देंगे? लोन की डिमांड को बढ़ा देंगे. लोन की डिमांड बढ़ा देंगे, हमारे पास में पैसा आएगा, मतलब मनी सप्लाई क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी. तो ये तो फिट नहीं बैठता. तो ए वाला हमारा करेक्ट है. समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट फीचर ऑफ द मनी सप्लाई इन एन इकोनॉमी फ्रॉम द फॉलोइंग. इनकरेक्ट हमें बताना है. इट इज मेजर्ड ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम. मनी सप्लाई को हम पीरियड ऑफ टाइम पर मेजर करते हैं क्या? नहीं, इसे हम मेजर करते हैं एट अ पॉइंट ऑफ टाइम. मनी सप्लाई क्या है? स्टॉक कॉन्सेप्ट है. तो पहला वाला इनकरेक्ट है. इनकरेक्ट ही हमें बताना है, तो मतलब फर्स्ट वाला सही है, इनकरेक्ट है. इट इंक्लूड स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ अ नेशन. मनी सप्लाई के अंदर सरकार का पैसा आता है क्या? याद करो, ये भी इनकरेक्ट है, ये भी हम लेंगे. याद रखना मनी सप्लाई के अंदर कभी भी गवर्नमेंट का पैसा नहीं आता, और हमारे देश के बैंकिंग सेक्टर का पैसा नहीं आता. यानी कि जो मनी के प्रोड्यूसर्स है गवर्नमेंट और हमारा बैंकिंग सेक्टर, उनकी मनी को हम इंक्लूड नहीं करते.
तो ये भी हमारा इनकरेक्ट हो गया। इट ऑलवेज रिप्रेजेंट्स द करेंसी हेल्ड विद सेंट्रल बैंक ऑफ अ नेशन। सेंट्रल बैंक के पास में जो पैसा है वो मनी सप्लाई के अंदर आता है क्या हमेशा? नहीं, तो ये भी इनकरेक्ट है। मनी सप्लाई अगर हम N1 मेजरमेंट से भी निकाल रहे हैं तो कैसे निकलता है? करेंसी हेल्ड विद जनरल पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक प्लस अदर डिपॉजिट्स होते हैं जिसमें कुछ RBI का पैसा आता है। तो तीनों ही स्टेटमेंट्स क्या है? इनकरेक्ट है। हमें इनकरेक्ट ही आइडेंटिफाई करना है, तो करेक्ट डी हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों इनकरेक्ट। समझ में आया? अगला क्वेश्चन क्या कहता है? इलैबोरेट द बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजरी फंक्शन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। यहां पर सेंट्रल बैंक के फंक्शंस की बात करी गई है। सेंट्रल बैंक का एक फंक्शन है बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर। देखो, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। कैसे एक्सप्लेन करोगे? जिस तरह से कमर्शियल बैंक्स हमारे बैंक होते हैं, ये है आम जनता, जनरल पब्लिक, और ये है कमर्शियल बैंक यानी कि SBI समझ लो। जिस तरह से कमर्शियल बैंक हमारा बैंक होता है, इसी तरह से कमर्शियल बैंक्स का भी एक बैंक है जिसका नाम है हमारे देश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि ये एंटायर बैंकिंग सिस्टम का क्या है? पापा है। तो ये बैंकर्स का बैंक है, यानी कि RBI बैंक्स का बैंक है। जब भी कमर्शियल बैंक्स के पास में एक्स्ट्रा पैसा होता है, कमर्शियल बैंक्स कहाँ पर डिपॉजिट करवाते हैं? पापा के पास में। ठीक है, जब भी कमर्शियल बैंक्स को लोन की रिक्वायरमेंट है, वो लोन भी किससे लेते हैं? पापा से लेते हैं। तो बैंकों का बैंक है ही। तो सेंट्रल बैंक एक्सेप्ट्स डिपॉजिट्स फ्रॉम कमर्शियल बैंक एंड ऑफर्स देम लोन। पहली बात हो गई। अब बहुत बार ऐसा होता है, एक बैंक का दूसरे बैंक के अगेंस्ट कोई चेक है। मान लो A बैंक को B बैंक को 10,000 पे करने हैं, B बैंक को A बैंक को 6,000 पे करने हैं। तो दोनों बैंक्स को एक दूसरे को कुछ ना कुछ पे करना है। दोनों बैंक्स के एक दूसरे के अगेंस्ट चेक्स हैं, तो इनके सेटलमेंट कराने का काम भी किसका है? RBI का है। इसे बोलते हैं क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी। क्या कहते हैं? क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी। कि एक बैंक को दूसरे को पैसा देना है, दूसरे को पहले को पैसा देना है, तो इनके अकाउंट्स को सेटल करने का काम भी किसका है? RBI का है। जैसे कमर्शियल बैंक्स हमारे ट्रांजेक्शन्स करते हैं, बैंक्स के ट्रांजेक्शन्स कौन करता है? RBI। साथ में सुपरवाइजरी रोल। अब ये जो RBI है, ये टीचर का काम भी करता है। टीचर का मतलब सेंट्रल बैंक इंश्योर्स द कमर्शियल बैंक्स फॉलो डायरेक्शंस इशूड बाय इट। RBI जो है वो देखता है कि कमर्शियल बैंक्स जो है SBI, HDFC, ICICI, देना बैंक वगैरह, वो सेंट्रल बैंक की डायरेक्शंस यानी कि ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे हैं ना। स्पेशली ऑर्डर्स किससे रिलेटेड? CRR और SLR से रिलेटेड। हर बैंक को अपने डिपॉजिट्स का कुछ परसेंटेज कैश की फॉर्म में RBI पापा के पास में रखवाना पड़ता है, दैट इज CRR। हर बैंक को अपने डिपॉजिट्स का कुछ परसेंटेज लिक्विड असेट्स की फॉर्म में खुद के पास में रखना पड़ता है, दैट इज SLR। तो सेंट्रल बैंक ये CRR और SLR को टाइम टू टाइम चेंज करता रहता है अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। तो सेंट्रल बैंक देखता है कि ये जो हमारा कमर्शियल बैंक्स हैं, ये मेरी डायरेक्शंस को फॉलो कर रहे हैं, CRR और SLR को मेंटेन कर रहे हैं ना। समझ पा रहे हो? तो बैंक्स का बैंक भी और सुपरवाइजर भी है, यानी कि नजर भी रखता है। अगला क्वेश्चन 1 नंबर का है, फाइंड द मिसिंग फिगर्स एंड चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। इजी पीजी सा है। राउंड 1 में डिपॉजिट्स दे रखे हैं, तो ये क्या है हमारे पास में? 5,000 इनिशियल डिपॉजिट्स। इसे हम क्या बोलते हैं? इनिशियल डिपॉजिट्स। लोन दे रहे हैं बैंक्स कितने का? 80%, और बाकी का 20% रिजर्व के तौर पर रखा जा रहा है। लीगल रिजर्व रेशियो कितना है? 20%। तो 5,000 डिपॉजिट्स, 80% लोन पर दे दिया, तो रिजर्व निकालना है फर्स्ट हमें। तो 5,000 का कितना परसेंट है रिजर्व? 20% है। ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो रिजर्व हमारे पास में कितना आ गया? 1,000। आप माइनस करके भी निकाल सकते थे, 5 में से 4 माइनस कर दिया, कितना आ गया? 1,000। चलो भाई, पहला निकल गया, कितना आया? 1,000। अगला क्या है हमारे पास में इसके अंदर? सेकंड वाला। अब देखो, जो पैसा बैंक लोन पर दे देता है, मान लो बैंक ने A पर्सन को लोन दे दिया 4,000 का। अब A पर्सन को लोन क्यों दिया है? क्योंकि A का उस बैंक के अंदर अकाउंट होगा। A उस पैसे को अपने ही बैंक अकाउंट के अंदर क्या कर देता है? डिपॉजिट कर देता है। मतलब बैंक कभी भी हाथ में कैश नहीं दे रहा है, बैंक सिर्फ दिखा देगा कि आपके अकाउंट में हमने 4,000 रुपीज क्रेडिट कर दिए। ये अगेन बैंक के डिपॉजिट्स बन गए। इसका 80% बैंक क्या कर देगा? लोन पर दे देगा। तो 4,000 का 80% निकाल लो। 4,000 का 80%, परसेंट ऐसे ही निकालते हैं। तो 8 4 जा 32, ये आ जाएगा 3,200। सेकंड वाला कितना आ गया? 3,200। ठीक है भाई, 2 हो गए। अब सबसे पहले एक काम करो, एलिमिनेट कर लो, जो गलत है उन्हें हटा दो। फर्स्ट में 1,000, सेकंड में 3,200। तो A भी गलत हो गया है ना, ये भी गलत हो गया और D भी गलत हो गया। C हमारा बैठ रहा है, फर्स्ट में 1,000, सेकंड में 3,200। अपनी इच्छा के लिए चेक भी कर सकते हो।
हमें टोटल निकालना है, यानी कि टोटल डिपॉजिट्स निकालने हैं। तो टोटल डिपॉजिट्स का एक फॉर्मूला होता है, मैंने पढ़ाया था तब आपको बताया था। टोटल डिपॉजिट्स भी बोलते हैं या फिर क्रेडिट क्रिएटेड बाय कमर्शियल बैंक्स भी इसे आप बोल सकते हो। 1 लीगल रिजर्व रेशियो, CRR गिवन है तो CRR लिख देना, इनटू आप रिजर्व्स भी लिख सकते हो या फिर इनिशियल डिपॉजिट्स भी लिख सकते हो। इनिशियल डिपॉजिट्स में एक काम की बात यहां पर बताती हूँ, 1/LRR इंटू इनिशियल डिपॉजिट्स। ये जो रिजर्व्स का टोटल है ना 5000, रिजर्व्स का टोटल हमेशा इनिशियल डिपॉजिट्स के बराबर होता है। इनिशियल डिपॉजिट्स 5000 है, आप देख लो रिजर्व्स का टोटल भी कितना है 5000 है। मतलब ये टेबल हमारी तब तक चलेगी जब तक रिजर्व्स का जो टोटल है वो इनिशियल डिपॉजिट्स के बराबर ना आ जाए। तो आप इनटू चाहो तो इनिशियल डिपॉजिट्स लिख लो, चाहे आप रिजर्व्स लिख लो, एक ही बात है। तो टोटल डिपॉजिट्स कैसे निकलेंगे, 1 लीगल रिजर्व रेशियो है 20%, परसेंटेज की जगह ऊपर 100 लगा देते हैं। इनिशियल डिपॉजिट्स कितने हैं 5000 के, तो ये हमारा कैंसिल हो गया, 2 1 2 5 10 0, और ये हमारे पास में आ जाएगा 25000। कितना आ गया 25000, तो ये हो गया 25000। फिर फोर्थ निकालना है 25000 का 80%, तो आप देख लो 25000 का 80% कितना आएगा हमारे पास में, 25000 का 80%, तो 8 5 40, 17, ये आ जाएगा हमारे पास में 20000। कितना आ गया 20000, तो 1000, 3200, 25000 और 20000, सी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्मूला से अलग अलग तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। आप इसे टोटल डिपॉजिट भी बोल सकते हो, आप इसे क्रेडिट क्रिएटेड बाय कमर्शियल बैंक्स भी बोल सकते हो। 1/LRR इंटू इनिशियल डिपॉजिट्स, इनिशियल डिपॉजिट्स की जगह पर आप रिजर्व्स भी लिख सकते हो। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट केयरफुली फ्रॉम द इकोनॉमिक टाइम्स। वेरी इंपॉर्टेंट, इस तरह के क्वेश्चंस इस चैप्टर से पूछे जाते हैं, तो इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस थोड़ी सी लैंग्वेज थोड़ी सी आपको हाई फाई सी लगेगी, 2-3 बार पढ़ना समझ में आ जाएगा। देखो क्या लिखा है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज रेट सेटिंग पैनल। आरबीआई का जो रेट सेटिंग पैनल है ना, जो अलग अलग रेट सेट करता है, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सारी रेट सेट करता है, unanimously decided to keep the benchmark lending rate at 6.5%. दोबारा पढ़ो, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज रेट सेटिंग पैनल unanimously, यानी कि जो आरबीआई का रेट सेटिंग पैनल है उसने मिलकर कुछ डिसाइड करा है। क्या डिसाइड करा है, टू कीप द बेंचमार्क लैंडिंग रेट अनचेंज्ड एट 6.5%। जो लैंडिंग रेट है ना वो कितनी रहेगी, 6.5% ही रहेगी, उसे चेंज नहीं करा जा रहा है। अच्छा मैम समझा दो। देखो मैंने कहा ये आरबीआई है, ये एक कमर्शियल बैंक है एसबीआई, और ये कौन है, जनरल पब्लिक है। हमें पता है कमर्शियल बैंक्स किसको लोन देती हैं, जनरल पब्लिक को लोन देती हैं। तो हम जनरल पब्लिक कमर्शियल बैंक्स को क्या देते हैं, इस लोन पर इंटरेस्ट पे करते हैं, और इस इंटरेस्ट की रेट को ही बोला जाता है लैंडिंग रेट। क्या बोला जाता है, लैंडिंग रेट बोला जाता है। ये चीज याद रहेगी। तो लैंडिंग रेट जो है वो आरबीआई के रेट सेटिंग पैनल ने डिसाइड करा है 6.5% ही रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं करा जा रहा है। समझ में आ गया। हम कमर्शियल बैंक से लोन देते हैं तो हमें जो इंटरेस्ट देना पड़ता है उस इंटरेस्ट की रेट को बोला जाता है लैंडिंग रेट। द कमिटी वोटेड टू रिमेन फोकस्ड ऑन द विड्रॉवल ऑफ अकोमोडेटिंग मॉनेटरी पॉलिसी। अब ये चीज आपको नहीं पता, दोबारा पढ़ो। द कमिटी वोटेड, कमिटी ने वोट करा, टू रिमेन फोकस्ड, हम फोकस्ड ही रहेंगे। किस चीज पर फोकस्ड रहेंगे, विड्रॉवल ऑफ अकोमोडेटिंग मॉनेटरी पॉलिसी। अब यहां पर मैं एक चीज बता रही हूं, अकोमोडेटिंग मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब क्या होता है, पहले ये समझ लो। अकोमोडेटिंग मॉनेटरी पॉलिसी मतलब आरबीआई की कुछ ऐसी पॉलिसी कि आरबीआई जो है वो लीनियंट रहेगा, स्ट्रिक्ट नहीं रहेगा लोन देने में। यानी कि आरबीआई चाहता है कि लोगों के हाथ में मनी सप्लाई क्या हो, बढ़ी रहे। लोगों के हाथ में मनी सप्लाई हो, लोगों के हाथ में पैसा होगा, लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, देश में इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी। तो जब आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसीज इस तरह की बना रहा है कि वो लीनियंट है, कि कमर्शियल बैंक्स इजीली लोन दे दो ताकि लोगों के हाथ में मनी सप्लाई बढ़े, लोग पैसा वगैरह इन्वेस्ट करें। अकोमोडेटिंग मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब ये होता है, अकोमोडेटिंग मॉनेटरी पॉलिसी की कैसे भी करके मनी सप्लाई बढ़ानी है। उसके आगे लग गया विड्रॉवल ऑफ अकोमोडेटिंग मॉनेटरी पॉलिसी, यानी कि इस चीज को विड्रॉ करा जाएगा, इस पर फोकस करो। मतलब आरबीआई नहीं चाहता कि देश में मनी सप्लाई बढ़ी रहे, वो मनी सप्लाई को कम करना चाह रहा है।
वो अकोमोडेटिंग मॉनेटरी पॉलिसी को विड्रॉ करने पर ही फोकस कर रहा है कि यार मनी सप्लाई बढ़ानी नहीं है, मनी सप्लाई को कम करना है। अब ऐसा वो क्यों सोच रहा होगा? देखो, जब देश में मनी सप्लाई ज़्यादा होती है तो लोगों के हाथ में पैसा ज़्यादा है, लोग डिमांड ज़्यादा करते हैं, प्रोड्यूसर सबकी डिमांड को फुलफिल नहीं कर पाता, तो देश में क्या आ जाता है? इन्फ्लेशन, यानी कि महंगाई आ जाती है। कहीं ना कहीं देश में इन्फ्लेशन है, इसलिए आरबीआई मनी सप्लाई को कम करना चाहता है। अकोमोडेटिंग मॉनेटरी पॉलिसी, लीनियंट मॉनेटरी पॉलिसी को वो विड्रॉ कराने के बारे में सोच रहा है। समझ में आ गई बात? ऑन द बेसिस ऑफ गिवन टेक्स्ट और आपकी कॉमन अंडरस्टैंडिंग आपको इन क्वेश्चंस का आंसर करना है 2+2। आइडेंटिफाई एंड डिस्कस द इकोनॉमिक इशू इंडिकेटेड इन द अबव टेक्स्ट। इस टेक्स्ट में किस इकोनॉमिक इशू की बात करी गई है उसे आइडेंटिफाई भी करो और डिस्कस मतलब उसके बारे में थोड़ा सा आपको लिखना भी है, दोनों काम करना है। तो यहाँ पर इन्फ्लेशन की बात करी गई है, दिख रहा है ना हमें साथ साथ में। तो यहाँ पर किसकी बात करी गई है? इकोनॉमिक इशू इंडिकेटेड इन द टेक्स्ट इज डिसीजन ऑफ द आरबीआई टू कीप द बेंचमार्क लैंडिंग रेट अनचेंज्ड। आरबीआई लैंडिंग रेट को क्या रख रहा है? अनचेंज्ड रख रहा है, यानी कि चेंज नहीं कर रहा। द डिसीजन इज पार्ट ऑफ आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी। आरबीआई देख रहा है कि देश के अंदर इन्फ्लेशन है, इकोनॉमिक ग्रोथ को वो बढ़ाना चाहता है, इसलिए आरबीआई डिसीजन ले रहा है। मतलब आरबीआई चाहता है कि ये जो लैंडिंग रेट है इसको अनचेंज्ड रखा जाए, इसमें कोई चेंजेस ना करे जाएं। अकोमोडेटिंग मॉनेटरी पॉलिसी को विड्रॉ कर लो क्योंकि देश में मनी सप्लाई ज़्यादा है, इन्फ्लेशन हो रहा है, तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने पर फोकस करा जा रहा है। तो उसी लाइन को लिखा है, द डिसीजन टू कीप द लैंडिंग रेंज अनचेंज्ड एंड रिमेन फोकस ऑन विड्रॉवल ऑफ अकोमोडेटिंग मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब है आरबीआई बहुत ज़्यादा कॉशियस है इन्फ्लेशन को लेकर, ठीक है। बाय मेंटेनिंग द रेट, आरबीआई चाहता है देश में इन्फ्लेशन भी कंट्रोल रहे और साथ साथ में देश में इकोनॉमिक ग्रोथ यानी कि देश का डेवलपमेंट भी हो। मतलब मेन बात यहाँ पर इन्फ्लेशन की, उसे बढ़ा चढ़ा के लिख दिया। अब आगे क्या है इसी के अंदर? डिस्कस द लाइकली कॉन्सिक्वेंस ऑफ द मनी ऑन मनी सप्लाई इफ द रेट सेटिंग पैनल वुड हैव डिक्रीज्ड द सेड रेट। अच्छा, अब अगर मान लो ये जो रेट सेटिंग पैनल है आरबीआई का, वो इस रेट को अनचेंज्ड की बजाय अगर डिक्रीज कर देता है तो इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा? आप खुद सोच के देख लो। अगर ये रेट डिक्रीज हो जाएगी तो क्या होगा? 6.5 से मान लो ये रेट डिक्रीज होके आरबीआई ने 4% कर दी, तो हम लोग खुश हो जाएंगे। हम देखेंगे यार पहले लोन लेने पर 6.5% इंटरेस्ट देना पड़ता था, आज 4% इंटरेस्ट ही देना पड़ रहा है। तो हम कंज्यूमर्स या फिर जो बिजनेसमैन वगैरह हैं वो ज़्यादा लोन लेंगे। लोन अगर हम लेंगे तो हमारे हाथ में क्या होगी? मनी सप्लाई इंक्रीज होगी। अगर मनी सप्लाई इंक्रीज होगी तो देश के अंदर उल्टा क्या आ जाएगा? इन्फ्लेशन आ जाएगा, जो आरबीआई नहीं चाहता। हालांकि मनी सप्लाई होगी, इंक्रीज होगी तो देश के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी, लोग पैसा वगैरह इन्वेस्ट करेंगे। तो वही लिखा है, इफ द रेट सेटिंग पैनल हैड डिसाइडेड टू डिक्रीज द बेंचमार्क लैंडिंग रेट इट वुड लेड टू इंक्रीज इन मनी सप्लाई। अगर ये रेट कम होगी तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम होगी, बिजनेसमैन और कंज्यूमर्स एनकरेज होकर लोन लेंगे, पैसा ज़्यादा खर्च करेंगे। पैसा ज़्यादा खर्च करेंगे तो कहीं ना कहीं देश में इन्फ्लेशन भी आएगा, हालांकि इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी। समझ में आ गया? तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको बार बार स्टेटमेंट को पढ़ना है, आप अपनी कॉमन अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आराम से आंसर दे सकते हो। अगला क्वेश्चन है, मिस्टर सहोत्रा बोरोड फंड्स फ्रॉम बैंक फॉर परचेजिंग अ न्यू हाउस। अच्छा, मिस्टर सहोत्रा ने बैंक से पैसा बोरो करा है ताकि वो नया घर खरीद सके। फ्रॉम द अबव स्टेटमेंट आइडेंटिफाई द इंडिकेटेड फंक्शन ऑफ बैंक। अच्छा देखो, बहुत ही सिंपल सी बात है, उन्होंने बैंक से पैसा क्या करा है? बोरो करा है। पैसा बोरो ऐसे ही थोड़ी ना होता है। फ्यूचर में मिस्टर सहोत्रा जो है वो प्रिंसिपल अमाउंट भी रिटर्न करेंगे, साथ में उन्हें इस प्रिंसिपल अमाउंट पर इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। तो जब हम फ्यूचर पेमेंट्स की बात करते हैं तो उसे क्या बोला जाता है? डेफर्ड पेमेंट्स, कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट्स, ये भी मनी का एक फंक्शन है। सो मनी एक्ट्स एज अ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स, कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट्स भी आप इसे बोल सकते हो। जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद वैलिड आर्ग्यूमेंट्स। आपको इन्हें एक्सप्लेन करना है। जस्टिफाई का मतलब सिंपल सा, मनी सर्व्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज फॉर ट्रांजेक्शनल पर्पसेज इन द इकोनॉमी। मनी मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करता है ताकि हम ट्रांजेक्शन्स कर सके। ट्रांजेक्शनल पर्पसेस मतलब वही सेल और परचेज वगैरह हो सके, उसके लिए मनी मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करता है। सिंपल सा है। तो ये मनी का क्या है? प्राइमरी फंक्शन है। ये बात ही लिख कर आनी है, इसको एक्सप्लेन करना है। मनी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करता है ताकि गुड्स और सर्विसेज का सेल परचेज हो सके। मतलब हम मनी रख ही क्यों रहे हैं? मनी होल्ड करने का मेन मोटिव ही क्या है? कि हम ट्रांजेक्शन्स कर सकें। वही है ना मेन मोटिव, प्रिंसिपल मोटिव है पैसा रखने का, क्या? ताकि हम ट्रांजेक्शन्स कर सकें। मनी एक इंटरमीडियरी का काम कर रहा है जिसकी हेल्प से हम गुड्स और सर्विसेज को सेल परचेज कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी सेल करना है तो आपने बेचा, आपके पास में क्या आएगा?
पैसा आएगा, मनी आएगा। अगर आपको कुछ भी परचेज करना है, कोई गाड़ी ऐसी परचेज करना है, आप सामने वाले को क्या पे करोगे? मनी पे करोगे। तो मनी एक इंटरमीडियरी का काम कर रहा है। जब पैसा नहीं होता था तो लोग गुड्स से गुड्स को एक्सचेंज करते थे। वहां पर एक प्रॉब्लम आती थी जिसे हम बोलते थे डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, कि मान लो अगर मुझे राइस परचेज करने हैं और मेरे पास में वीट अवेलेबल है, तो मैं ढूंढूंगी एक ऐसा इंसान जिसको मेरे राइस की जिसके पास में राइस हो, ताकि मैं उससे राइस परचेज कर सकूं। बदले में उसे भी वीट की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए ताकि वो मेरा वीट परचेज कर सके। लेकिन आज मनी है, तो पहले क्या होता था? सेल और परचेज एक साथ होता था। राइस परचेज कर रहे हैं, वीट सेल कर रहे हैं। आज सेल और परचेज दोनों सेपरेट हो चुके हैं। हमें बेचना है तो हम बेचते ही हैं, खरीदना है तो हम खरीदते ही हैं। इफ वन वॉन्ट्स टू बाय गुड्स, वो पैसों के बदले गुड्स खरीद सकता है। इजी सा है। सेकंड इसमें दे रखा है द सेंट्रल बैंक एक्ट्स एज बैंकर्स बैंक इन एन इकोनॉमी। सेंट्रल बैंक जो है वो बैंक्स का बैंक है, ये तो हम लोगों ने देखा था। कमर्शियल बैंक्स अपना पैसा जो है वो आरबीआई के पास में डिपॉजिट करवाते हैं, आरबीआई से ही लोन लेते हैं। क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है। और एक क्या है, सुपरवाइजरी रोल के तौर पर सेंट्रल बैंक मेक श्योर करता है कि कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक की डायरेक्शंस को फॉलो करें। स्पेशली जो सीआरआर और एसएलआर सेंट्रल बैंक ने बोला है, वही सीआरआर एसएलआर कमर्शियल बैंक्स मेंटेन करें। इसमें एक बात आप और लिख सकते हो अगर चाहो तो, बड़े नंबर का क्वेश्चन है, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। कई बार जब कमर्शियल बैंक्स के पास में पैसे की कमी होती है, शॉर्टेज होती है, कहीं से वो फंड्स अगर अरेंज नहीं कर पा रहे, तो एट दी एंड कमर्शियल बैंक्स किसके पास में जाते हैं? पापा के पास में जाते हैं। सो अगर लिक्विडिटी की शॉर्टेज है, बैंक्स आरबीआई के पास में जाते हैं अपनी शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए। तो इसी को बोलते हैं लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, हारे का सहारा, इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर। समझ में आया? अगला क्वेश्चन है जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद वैलिड आर्ग्यूमेंट्स। अगेन 2+2। सेंट्रल बैंक इज द सोल करेंसी इशूइंग अथॉरिटी ऑफ एन इकोनॉमी। सेंट्रल बैंक का फंक्शन आपको एक्सप्लेन करना है कि सेंट्रल बैंक जो है वो करेंसी इशू करता है। तो ये सेंट्रल बैंक का क्या है? मोनोपोली राइट है, यानी कि एक्सक्लूसिव राइट है। ये काम सिर्फ कौन करता है? सेंट्रल बैंक ही करता है। इसी को हम करेंसी अथॉरिटी फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक भी बोलते हैं। ठीक है, कि सेंट्रल बैंक करेंसी इशू करता है। ये सारे नोट्स इशू करता है एक्सेप्ट 1 रुपी नोट, क्योंकि 1 रुपी नोट और कॉइन्स इशू करने का काम किसका है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। तो मोनोपोली राइट है सेंट्रल बैंक का नोट्स इशू करने का। मोनोपोली राइट है, कहीं ना कहीं इलास्टिसिटी रहती है। हालांकि सेंट्रल बैंक ऐसा नहीं है कि मनी की डिमांड ज़्यादा आ रही है तो ज़्यादा नोट छाप दे, ऐसा होता नहीं है, बट फिर भी ये सेंट्रल बैंक के हाथों में है। यूनिफॉर्मिटी होती है कि 100 रुपये के जितने भी नोट है वो सारे सेम टू सेम दिखेंगे, 500 के जितने भी हैं वो सारे सेम टू सेम दिखेंगे, 50 के जितने हैं वो सारे सेम टू सेम दिखेंगे। तो एक यूनिफॉर्मिटी है, सिमिलैरिटी है। लोगों का कॉन्फिडेंस है क्योंकि ये काम आरबीआई कर रहा है, सेंट्रल बैंक है। और टाइम टू टाइम आरबीआई जो है वो देश में मनी की सप्लाई को चेक करता है। मनी सप्लाई ज़्यादा है, देश में इन्फ्लेशन ज़्यादा है, उसे भी कंट्रोल करेगा। मनी सप्लाई कम है, देश में डिफ्लेशन है, उसे भी कंट्रोल करेगा। सेकेंड है मनी सर्व्स एज अ मेजर ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। पता है मनी जो है वो किसका काम करता है? एज अ मेजर ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। डेफर्ड पेमेंट्स मतलब जो पेमेंट्स हमें फ्यूचर में करनी होती है ना, उसे हम डेफर्ड पेमेंट्स बोलते हैं। कि मान लो बैंक से पैसा बोरो करा, अब आपको उस पैसे का प्रिंसिपल अमाउंट 5 लाख रुपए बोरो करें वो भी लौटाना है, प्लस उस पैसे पर आपको इंटरेस्ट भी देना है, ईएमआई वगैरह भी देनी है। तो वो जो फ्यूचर में पेमेंट्स करी जाती हैं डैट इज डेफर्ड पेमेंट्स। तो पैसा है तो डेफर्ड पेमेंट्स आसान है। आज हम अगर पैसा बोरो करते हैं तो हम प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट बहुत ईजीली रीपे कर सकते हैं, कन्वीनियंट है। समझ में आ गया? गुड्स के केस में कन्वीनियंट नहीं था। आपने किसी से राइस बोरो करे, घर में शादी है मान लो इसके लिए, अब फ्यूचर में पेमेंट की बारी आई तो आपको नहीं पता, आपने मान लो 50 किलो राइस बोरो करे थे, तो 50 किलो राइस तो आपने फ्यूचर में लौटा दिए 5-6 साल बाद में, पर इस पर इंटरेस्ट कितना पे करोगे और किस फॉर्म में दोगे, ये कैलकुलेट करना कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल था। आसान सा है। अगला है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली। हमारे पास में 1 मार्कर है। ये क्या कहता है क्वेश्चन? रिजर्व रेशियो एंड क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस आर इनवर्सली रिलेटेड। इनवर्सली का मतलब है दोनों चीजों में नेगेटिव रिलेशन है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। कैसे? रिजर्व रेशियो एंड क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस आर इनवर्सली रिलेटेड। देखो इसका मतलब क्या है। मैंने कहा मान लो डिपॉजिट्स हैं 1000, ठीक है, डिपॉजिट्स 1000 है। अब मैंने कहा मान लो रिजर्व रखा जा रहा है 10% का, ठीक है, तो बाकी का बैंक लोन पर कितना दे देगा? 90%। तो 10% का रिजर्व, 1000 का 10% कितना होता है? 100 होता है। मतलब बैंक ने बचे हुए 900 लोन पर दे दिए। लोन पर दिया मतलब ये क्रेडिट क्रिएशन हो रहा है, ठीक है, ये क्या है? क्रेडिट क्रिएशन। मैंने कहा रिजर्व बढ़ गए,
रिजर्व होके अब 20% हो गए, तो मान लो अब 20% रिजर्व के तौर पर रखा जा रहा है, 1000 का 20% 200 हो गया, तो लोन के लिए कितना बचा, 800 ही बचा। मतलब जैसे ही रिजर्व्स बढ़ रहे हैं 10 से 20% हो रहे हैं, बैंक्स की लोन देने की यानी कि क्रेडिट क्रिएट करने की कैपेसिटी 900 से कितनी हो गई, 800 हो गई। दोनों चीजें उल्टी है, अगर रिजर्व्स बढ़ेंगे तो बैंक्स की क्रेडिट क्रिएट करने की कैपेसिटी कम हो जाएगी, दोनों चीजें इनवर्सली रिलेटेड है, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। सेंट्रल बैंक ऑफ एन इकोनॉमी परफॉर्म्स द वाइटल यानी कि इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ कंट्रोलिंग द क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस, सही है, सेंट्रल बैंक ही क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस को कंट्रोल करता है। अगर देश के अंदर मनी सप्लाई ज़्यादा है, मनी सप्लाई ज़्यादा होती है तो इन्फ्लेशन आ जाता है, आरबीआई उसे भी कंट्रोल करता है। अगर मनी सप्लाई कम है उसे भी आरबीआई कंट्रोल करता है। सो बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू। चमका अच्छे से। अगला है ओपन मार्केट ऑपरेशंस बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हेल्प इन रेगुलेटिंग मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। 4 नंबर का है, अच्छे से एक्सप्लेन करना है। आरबीआई का जो ओपन मार्केट ऑपरेशंस वाला काम है उससे भी मनी सप्लाई कंट्रोल होती है। कैसे होती है देखो, बहुत आराम से समझना। ओपन मार्केट ऑपरेशंस का क्या मतलब क्या होता है, आरबीआई जो है वो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को ओपन मार्केट में बेचता भी है और खरीदता भी है, इसी काम को बोला जाता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। मैंने कहा ये आरबीआई है, इधर आप जनरल पब्लिक भी ले सकते हो, इधर आप कमर्शियल बैंक्स भी ले सकते हो, है ना, इधर आप कमर्शियल बैंक्स भी ले सकते हो, कुछ भी ले लो। अब मैंने कहा आरबीआई जो है वो सरकार की जो सिक्योरिटीज़ है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स वगैरह है, उन्हें जनरल पब्लिक या फिर कमर्शियल बैंक्स वगैरह को सेल कर रहा है, मतलब ओपन मार्केट में बेच रहा है, जिसे खरीदना है खरीद लो। तो ये जनरल पब्लिक या फिर कमर्शियल बैंक्स आरबीआई को क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। अगर ये पेमेंट करेंगे तो इनके हाथ में पैसे की क्या आएगी, कमी आ जाएगी, यानी कि मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, देश में कम हो जाएगी। तो मान लो अगर देश के अंदर इन्फ्लेशन चल रहा है यानी कि मनी की सप्लाई ज़्यादा है, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, महंगाई कब होती है, जब लोगों के हाथ में मनी सप्लाई ज़्यादा है, लोग डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं, प्रोड्यूसर सबकी डिमांड को फुलफिल नहीं कर पा रहा तो उसने प्राइजेस बढ़ा दी, इन्फ्लेशन है। तो जब इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो आरबीआई जनरल पब्लिक को या फिर कमर्शियल बैंक्स को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेचेगा, ये लोग पेमेंट करेंगे, इनके हाथ में मनी सप्लाई कम होगी, मनी सप्लाई कम होगी तो ऑब्वियसली बात है ये डिमांड कम करने लगेंगे, अपने आप प्रोड्यूसर ने जो चीज़ों की प्राइजेस बढ़ा रखी थी वो प्राइजेस गिराने लगेगा और इन्फ्लेशन की जो प्रॉब्लम है वो क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, बाय ओपन मार्केट ऑपरेशंस रेफर्स टू सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज बाय द सेंट्रल बैंक इन द ओपन मार्केट टू इंक्रीज मनी सप्लाई। ये भी समझा देती हूँ। मान लो देश के अंदर क्या है, डिफ्लेशन है, ठीक है, डिफ्लेशन मतलब हर चीज की प्राइजेस क्या हो रखी है, डिक्रीज हो रखी है। क्यों हो रखी है, लोगों के हाथ में मनी सप्लाई नहीं है, पैसा नहीं है, लोगों के हाथ में पैसा नहीं है, लोग डिमांड नहीं करे, प्रोड्यूसर का सामान पड़ा पड़ा खराब हो रहा है तो उसने चीजों की प्राइजेस को गिरा दिया, डिफ्लेशन है। ऐसे में आरबीआई जनरल पब्लिक के पास में जो सरकार की सिक्योरिटीज है, कमर्शियल बैंक्स के पास में जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, उन्हें क्या करेगा, परचेज करेगा। परचेज करेगा तो बदले में आरबीआई क्या करेगा, पेमेंट करेगा। पेमेंट करेगा तो जनरल पब्लिक और कमर्शियल बैंक्स के हाथ में मनी सप्लाई इंक्रीज होगी। मनी सप्लाई इंक्रीज होगी तो ये लोग क्या करने लगेंगे, डिमांड करने लगेंगे, जो चीज़ों की प्राइसेस गिरी हुई थी वो उठने लगेंगी और डिफ्लेशन की प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। तो वही लिखा है, डिफ्लेशन की सिचुएशन में मनी सप्लाई को इंक्रीज करना चाहिए, उसके लिए आरबीआई क्या करता है, सिक्योरिटीज़ को परचेज करता है। वहीं इन्फ्लेशन की सिचुएशन में जब मनी सप्लाई को डिक्रीज करना है तो वो सिक्योरिटीज़ को बेच देता है। समझ में आ गया। बाय बाइंग द सिक्योरिटीज़, जब वो सिक्योरिटीज़ को परचेज कर रहा है, आरबीआई रिलीजेस लिक्विडिटी। लिक्विडिटी रिलीज करने का मतलब वो पेमेंट करेगा, लोगों के हाथ में पैसा आएगा, कमर्शियल बैंक्स के पास में पैसा आया, कमर्शियल बैंक्स की क्रेडिट क्रिएट करने की कैपेसिटी बढ़ेगी, देश में मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। वहीं जब सिक्योरिटीज़ वो सेल कर रहा है तो वो लिक्विडिटी को सक कर लेगा, लोगों से पैसा ले लेगा, कहीं ना कहीं बैंक्स के पास में कम है तो बैंक्स क्रेडिट भी कम क्रिएट करेंगे, मनी सप्लाई देश में डिक्रीज होएगी, इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आसान है। अगला आता है, आप इस तरह के क्वेश्चंस को ऐसे करके इस तरह से डायग्राम बना के भी एक्सप्लेन कर सकते हो तो और अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा इफ़ यू हैव टाइम। अगला क्वेश्चन है, मिस इकरा अंसारी, अ टीचर वॉज एक्सप्लेनिंग इन हर क्लास अबाउट वेरियस टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स विद द कमर्शियल बैंक्स। ठीक है, क्या लिखा है, दीज डिपॉजिट्स फॉर्म अ पार्ट ऑफ M1 मेजर ऑफ मनी सप्लाई। अच्छा, M1 में आते हैं तो M1 में C आता है प्लस DD आता है प्लस OD आता है, यही चीज़ें आती हैं। क्या लिखा है, M1 मेजर ऑफ मनी सप्लाई एंड आर पेएबल ऑन डिमांड बाय द कमर्शियल बैंक्स। ये वो पैसा है जो कमर्शियल बैंक्स डिमांड पर लौटा देते हैं।
इस पैसे को क्या बोलते हैं, सीधा सा नाम है डिमांड डिपॉजिट्स। डिमांड डिपॉजिट्स, जो पैसा हम लोगों ने हमारा कमर्शियल बैंक्स में डिपॉजिट करवा रखा है, मैं एफडी की बात नहीं कर रही हूँ, जिस पैसे को हम कभी भी चेक इशू करके या फिर डिमांड पर निकलवा सकते हैं, उस पैसे को बोला जाता है डिमांड डिपॉजिट्स। इसकी बात करी गई है। तो कौन सा आएगा, फर्स्ट वाला है, तो आंसर हो जाएगा ओनली 1, क्योंकि टाइम डिपॉजिट्स का मतलब एफडी होता है, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट में दोनों आ गए हमारे। नेक्स्ट है, इन द इकोनॉमी डैश आर इशूड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड एक्ट्स एज लीगल टेंडर मनी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या इशू करता है, सारे के सारे नोट्स इशू करता है, एक्सेप्ट 1 रुपी नोट। ठीक है, सारे नोट्स इशू करता है 1 रुपए के नोट के अलावा। तो कॉइन्स नहीं करता, गवर्नमेंट करती है। करेंसी नोट्स ऑफ वेरियस डिनोमिनेशंस एक्सेप्ट 1 रुपी नोट, सेकंड सही हो गया। डिमांड डिपॉजिट्स तो कमर्शियल बैंक्स, जो चेक होता है एक तरह से, जो हम लोगों ने बैंक्स में पैसा डिपॉजिट करा रखा है, जिसे हम चेक से निकलवा सकते हैं, उसे बोलते हैं। तो यहाँ पर आएगा बी, ओनली सेकंड। नेक्स्ट है, डैश फॉर्मुलेट्स द मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी बनाने का काम किसका है, सेंट्रल बैंक का। हमारे देश के सेंट्रल बैंक का नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो याद रखना सेंट्रल बैंक। वहीं ये भी याद रख लो साथ साथ में, फिस्कल पॉलिसी बनाने का काम किसका है। एक काम करो, मैं नहीं बता रही, इसे मुझे कमेंट्स में बताना। मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई बनाता है, फिस्कल पॉलिसी कौन बनाएगा, कमेंट्स में बता देना। अगला है, द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक्स कम्स टू एन एंड। अच्छा, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स जो क्रेडिट क्रिएट करते हैं, कम्स टू एन एंड when the total of required reserves become equal to initial deposits। क्या लिखा है, the process of credit creation by commercial banks comes to an end when the total of required reserves becomes equal to the initial deposits। बहुत सही बात है। क्या लिखा है मैं समझाती हूँ। यहाँ पर एक आया था टेबल, उसमें भी बात गिवन थी। देखो, ये जो क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस है, ये कब खत्म होगा, जब रिक्वायर्ड रिजर्व्स का ये जो टोटल आया है ना, वो किसके इक्वल आ जाए, इनिशियल डिपॉजिट्स के इक्वल आ जाए। यानी कि जो भी आपकी रिजर्व्स है उसका आप टोटल करो, वो टोटल अगर इनिशियल डिपॉजिट्स के बराबर आ गया ना, तो ये प्रोसेस हमारा खत्म हो जाता है, टेबल एंड हो जाती है। इसी को एक्सप्लेन करना है हमें एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल के थ्रू, कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल एग्जाम्पल। इस बात को हमें प्रूव करना है। तो देखो, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस बाय कमर्शियल बैंक कंक्लूड्स, यानी कि कम्स टू एन एंड विद द टोटल ऑफ रिक्वायर्ड रिजर्व्स। रिजर्व्स का टोटल किसके इक्वल आ जाए, इनिशियल डिपॉजिट्स के इक्वल आ जाए। तो देखो कैसे, मैंने बोला मान लो इनिशियल डिपॉजिट्स 1000 है, लीगल रिजर्व रेशियो रखना है 10% और बाकी का 90% बैंक्स क्या कर देंगे, लोन पर दे देंगे। मैंने कहा 10% यानी कि 1000 का 10% कितना हो गया, 1000 का 10% कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो 100 रुपये बैंक ने लोन पर रिजर्व रख लिया, बाकी के 900 लोन पर दे दिए। अब लोन पर दिए नहीं होते, डायरेक्टली हाथ में कैश नहीं देते, बस सामने वाले बंदे के अकाउंट में क्रेडिट एंट्री पास कर देंगे कि आपके अकाउंट में 900 रुपीज़ डिपॉजिट हो गए। अगेन बाकी का पैसा लोन पर दे दिया और 10% रिजर्व रख लिया। फिर ये जो पैसा है ये डिपॉजिट्स बन गए, अगेन इसका 10% रिजर्व रख लिया और बाकी का 90% लोन पर दे दिया। ये प्रोसेस तब तक चलता जाएगा, कब तक चलता जाएगा, जब तक रिजर्व्स का आप करके देखना, इस पूरी टेबल को बनाना, रिजर्व्स का जो टोटल है ना वो इनिशियल डिपॉजिट्स यानी कि 1000 के बराबर ना आ जाए। जब तक रिजर्व्स का टोटल 1000 आ जाएगा तब तक ये प्रोसेस हमारा चलता जाएगा। समझ में आ गया। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या है, ये टोटल डिपॉजिट्स कैसे निकलते हैं मैंने पहले भी बताया था। डिमांड डिपॉजिट्स, ये 10,000 कैसा आया, 1/CRR इंटू कैश रिजर्व्स। अब इसे आप कैश रिजर्व्स भी बोल सकते हो, इसे आप चाहो तो इनिशियल डिपॉजिट्स भी बोल सकते हो, क्योंकि इनिशियल डिपॉजिट्स का ही मतलब होता है कैश रिजर्व्स का टोटल। ठीक है, तो 1/CRR बोलो चाहे LRR बोलो, एक ही बात है। 1/LRR 10% इंटू कैश रिजर्व्स बोल दो चाहे इनिशियल डिपॉजिट्स बोल दो, कितना है 1000 है। अब ये परसेंटेज का साइन हटाओ तो ऊपर 100 आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया। 10 इंटू 1000 कितना आ रहा है, ₹10,000। तो ये आ गया टोटल ₹10,000। 90% लोन और 10% क्या हो गया, लोन के लिए दे दिया। मतलब इनिशियल डिपॉजिट्स ही क्या हो जाएगा, ये जो LRR का टोटल है वो किसके इक्वल आएगा, इनिशियल डिपॉजिट्स के इक्वल आएगा। कहीं ना कहीं 10 गुना हम लोगों ने क्रेडिट क्रिएट कर दिया 1000 की इनिशियल डिपॉजिट से। टोटल कितने डिपॉजिट्स क्रिएट कर दिए, 10,000। 10 टाइम्स हो गया ना, 10 गुना हो गया। व्हेन इनिशियल डिपॉजिट्स ऑफ 1000 बिकम इक्वल टू लीगल रिजर्व ऑफ 1000, ये वाला द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन कम्स टू एन एंड। चमका।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट केयरफुली, आंसर द गिवन क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ सम कॉमन सेम एंड कॉमन अंडरस्टैंडिंग। देखो पढ़ के देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में 100% पूछा जाएगा, तो अच्छे से इन केस स्टडीज को देखना। ऑन 30th September 2022 द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेज्ड रेपो रेट फॉर द फोर्थ टाइम इन अ रो। फोर्थ टाइम इन अ रो का मतलब होता है कंटिन्यूअसली चौथी बार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट को क्या करा है, इंक्रीज करा है। लिखा है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेज्ड रेपो रेट फॉर द फोर्थ टाइम इन अ रो। देखो ये आरबीआई है और ये हमारा एक कमर्शियल बैंक एसबीआई है। जब कमर्शियल बैंक्स को लोन की रिक्वायरमेंट होती है, और लोन की रिक्वायरमेंट है शॉर्ट टर्म के लिए, जब लॉन्ग टर्म के लिए लोन की रिक्वायरमेंट होती है तो जो इंटरेस्ट पे करना पड़ता है उसे हम बैंक रेट बोलते हैं। लेकिन जब कमर्शियल बैंक्स आरबीआई से लोन ले रहे हैं शॉर्ट टर्म के लिए, तब जो उन्हें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, इस इंटरेस्ट की रेट को बोला जाता है रेपो रेट। सो इट इज जस्ट लाइक बैंक रेट, ठीक है। तो जब कमर्शियल बैंक्स को आरबीआई से लोन लेना है शॉर्ट टर्म के लिए, और वो लोन भी लेते हैं, साथ साथ में कमर्शियल बैंक्स अपनी कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को आरबीआई के पास में गिरवी भी रखवाते हैं एज अ कोलेट्रल, तब जो वो इंटरेस्ट पे करे उस इंटरेस्ट की रेट को बोला जाता है रेपो रेट। तो फोर्थ टाइम इन अ रो का मतलब है चौथी बार कंटिन्यूअसली आरबीआई ने रेपो रेट को क्या करा है, इंक्रीज करा है। द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी डिसाइडेड टू रेज द पॉलिसी रेट यानी कि रेपो रेट बाय 50 बेसिस पॉइंट्स। 50 बेसिस पॉइंट्स का मतलब है एक बेसिस पॉइंट का क्या को कितना बोलते हैं, 1/100%। 1 बेसिस पॉइंट कितना होता है, 1/100%, यानी कि 1% है, इसका 1/100 आप कर लो। 1/100 करोगे तो कितना आएगा, 0.01, यही आएगा। 1 का 1/100 कर दो 0.01, तो 50 बेसिस पॉइंट। 1 बेसिस पॉइंट कितना निकालते हैं अपन, 1 × 1/100 कितना आया, 0.01। हमें 50 बेसिस पॉइंट से क्या हुई है, रेज हुई है। तो 50 बेसिस पॉइंट मतलब इसको 50 से मल्टीप्लाई कर लो, हालांकि इतना काम का नहीं है, 50 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये आ जाएगा 0.5, ठीक है। कि 1 बेसिस पॉइंट का मतलब होता है 1 × 1/100। 50 बेसिस पॉइंट मतलब 50 से मल्टीप्लाई कर दिया 0.5, मतलब रेपो रेट जो है वो 0.5% से क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। आफ्टर दिस अनाउंसमेंट द न्यू रेपो रेट कितनी है, 5.9%, while the reverse repo rate continues to stand at 3.35%. रिवर्स रेपो रेट भी गिवन है। कमर्शियल बैंक्स बोरो मनी फ्रॉम सेंट्रल बैंक व्हेन देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ फंड्स। कमर्शियल बैंक्स जो है वो सेंट्रल बैंक से लोन बोरो करते हैं, ठीक है। विद द सर्च इन द रेपो रेट ये जो हमारी इतनी इंक्रीज हो गई, बोरोइंग्स बाय जनरल पब्लिक विल बिकम कॉस्टलियर। दिस इज बिकॉज आरबीआई हाइक्स इट्स रेपो रेट, इट बिकम्स कॉस्टली फॉर द बैंक्स टू बोरो शॉर्ट टर्म फंड्स फ्रॉम द सेंट्रल बैंक। देखो आरबीआई कमर्शियल बैंक्स आरबीआई को जो इंटरेस्ट दे रहे हैं उसे हम रेपो रेट बोलते हैं। रेपो रेट क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। तो अब मान लो अगर एसबीआई आरबीआई को इंटरेस्ट ज्यादा दे रहा है, रेपो रेट ज्यादा है, तो वो हम आम जनता को लोन देता है तो हमसे भी इंटरेस्ट ज्यादा लेने लग जाएगा, होगा या नहीं होगा। तो वही लिखा है, रेपो रेट इंक्रीज हो गई, जनरल पब्लिक की जो बोरोइंग्स है वो क्या हो जाएंगी, कॉस्टली हो जाएंगी। कमर्शियल बैंक्स भी हमसे इंटरेस्ट ज्यादा लेने लग जाएंगे क्योंकि रेपो रेट क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। एज अ रिजल्ट द बैंक्स हाइक द रेट्स एट विच कस्टमर्स बोरो मनी फ्रॉम दैम टू कंपनसेट फॉर द हाइक इन रेपो रेट। वही लिखा है, खुद अगर कमर्शियल बैंक्स आरबीआई को इंटरेस्ट ज्यादा दे रहे हैं तो वो भी हम जनरल पब्लिक से इंटरेस्ट क्या लेंगे, ज्यादा लेंगे, लैंडिंग रेट को बढ़ा देंगे। दिस हैपेंस बिकॉज बैंक्स ऑफर्स लोन टू रिटेल कस्टमर्स एट एन इंटरेस्ट रेट विच इज जनरली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेपो रेट। क्योंकि ये जो लैंडिंग रेट है ना, ये रेपो रेट के प्रोपोर्शनल होती है। रेपो रेट बढ़ती है तो कमर्शियल बैंक्स लैंडिंग रेट भी बढ़ा देते हैं। इंक्रीज ऑफ 0.5% इन रेपो रेट, मैंने बताया था ना 0.5% से रेपो रेट बढ़ी है, विल लीड टू अ हायर इंटरेस्ट रेट्स ऑन लोन्स फॉर बोरोवर्स। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को, जनरल पब्लिक को, बोरोवर्स को भी इंटरेस्ट ज्यादा पे करना पड़ेगा। इम्प्लाइंग दैट द इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स EMI फॉर रिपेइंग द एग्जिस्टिंग लोन्स विल ऑल्सो इंक्रीज। कहीं ना कहीं हमारी EMIs बढ़ने लग जाएंगी, हम ज्यादा इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, हमारी EMIs बढ़ने लग जाएंगी। अब क्वेश्चन क्या कहता है, डिफाइन रेपो रेट। मतलब पैराग्राफ पढ़ने की भी शायद जरूरत नहीं है, पहला क्वेश्चन तो ऐसा है। रेपो रेट क्या है, मतलब जब भी कमर्शियल बैंक्स को शॉर्ट टर्म के लिए लोन की रिक्वायरमेंट है तो जब वो लोन लेते हैं उस इंटरेस्ट की रेट को बोला जाता है रेपो रेट। द रेट एट विच आरबीआई ऑफर शॉर्ट पीरियड लोन्स टू कमर्शियल बैंक्स बाय बाइंग द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट इज कॉल्ड रेपो रेट। इसे हम रीपर्चेज रेट भी बोलते हैं, फुल फॉर्म। अब देखो
यहाँ पर होता क्या है, आरबीआई है और ये है हमारा कमर्शियल बैंक। अब यहाँ पर कमर्शियल बैंक जो है वो आरबीआई से क्या ले रहा है, लोन ले रहा है, और जो इंटरेस्ट पे कर रहा है उस इंटरेस्ट की रेट को क्या बोलते हैं, रेपो रेट। प्लस यहाँ पर एक चीज और होती है, जब कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेता है तो उसे अपनी कुछ सिक्योरिटीज आरबीआई के पास में गिरवी रखवानी पड़ जाती हैं। कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आरबीआई के पास में क्या रखवानी पड़ेंगी, गिरवी रखवानी पड़ेंगी। जब वो लोन रीपे कर देगा तो वो अपनी सिक्योरिटीज को भी वापस ले लेता है। समझ में आया? तो रीपर्चेज वाला काम हो रहा है यहाँ पे। Outline the recent changes made by the Monetary Policy Committee of Reserve Bank of India in the repo rate. रेपो रेट में क्या चेंजेस करा है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने? रेपो रेट को इंक्रीज करा गया है कितने से, 50 बेसिस पॉइंट यानी कि 0.5% से। ठीक बात हो गई। और फिर है इंक्रीज इन रेपो रेट इज एन इम्पॉर्टेंट टूल यूज्ड बाय मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी टू कॉम्बैट द सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन। अगर देश में इन्फ्लेशन है तो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी कि जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो रेपो रेट को क्या करता है, इंक्रीज करता है। इसे आपको एक्सप्लेन करना है, जस्टिफाई करना है, तो एक्सप्लेन कर देते हैं। मैंने बोला देश के अंदर इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन क्यों है? इन्फ्लेशन मतलब प्राइजेस बढ़ रही हैं। क्यों बढ़ रही हैं? क्योंकि लोग डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि लोगों के हाथ में पैसा क्या है, ज़्यादा है। समझ में आया? अब देखो, मैंने कहा ये आरबीआई है, ये हमारा कमर्शियल बैंक है और ये जनरल पब्लिक है। अगर रेपो रेट बढ़ जाएगी, अगर रेपो रेट बढ़ा दी जाएगी, ठीक है, मान लो पहले रेपो रेट 6% इंक्रीज करके आरबीआई ने 8% कर दी, तो कमर्शियल बैंक्स देखेंगे कि यार हमें अगर इंटरेस्ट ज़्यादा पे करना पड़ रहा है आरबीआई को, तो कमर्शियल बैंक्स भी लैंडिंग रेट को बढ़ा देंगे। वो भी हमसे इंटरेस्ट क्या आने लग जाएंगे, ज़्यादा लेने लग जाएंगे। पहले 8% ले रहे थे तो अब 10% लेने लग जाएंगे। सो सॉरी, 1 सेकेंड। हाँ, तो लैंडिंग रेट कितनी थी हमारी, 8% थी, तो एसबीआई ने लैंडिंग रेट को भी इंक्रीज करके कितना कर दिया, 10% कर दिया। कहीं ना कहीं अब हम लोग लोन की डिमांड कम कर देंगे, क्योंकि कॉस्ट ऑफ लोन इंक्रीज हो चुकी है। पहले हम 8% इंटरेस्ट देते थे, अब 10% इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, तो हम लोन की रिक्वायरमेंट कम करेंगे। लोन की रिक्वायरमेंट कम करेंगे, हमारे हाथ में मनी सप्लाई कम होगी। मनी सप्लाई कम होगी, हम डिमांड कम करेंगे, जो चीज़ों की प्राइजेस बढ़ रखी थी वो गिरने लगेगी, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। तो वही लिखा है, ड्यूरिंग इन्फ्लेशन कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग रेपो रेट। कहीं ना कहीं इसकी वजह से क्रेडिट की डिमांड कम हो जाएगी और मनी सप्लाई कम होगी। रेपो रेट बढ़ेगी मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ चुका है, क्योंकि लैंडिंग रेट भी बढ़ गई है। लोग क्रेडिट की डिमांड कम कर देंगे तो मनी सप्लाई कम होगी और इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। समझ में आया? तो ऐसे बहुत ही तरीके से आपको एक्सप्लेन करके आना है, एरोज वगैरह बना के। अगला क्वेश्चन, इफ इन एन इकोनॉमी इनिशियल डिपॉजिट्स कितने के हैं, 4000 करोड़, रिजर्व रेशियो कितना है, 10%, हमें टोटल डिपॉजिट्स निकालने हैं। ये तो क्वेश्चन फॉर्मूला पीछे भी मैंने आपको बताया था। टोटल डिपॉजिट्स का फॉर्मूला क्या है, 1/, रिजर्व रेशियो इनटू, आप चाहो तो इनिशियल डिपॉजिट्स लिख लो, इसे आप चाहो तो रिजर्व्स भी लिख सकते हो, क्योंकि दोनों सेम ही होता है। इनिशियल डिपॉजिट्स ही क्या हो जाता है, रिजर्व्स का टोटल हो जाता है। तो टोटल डिपॉजिट्स कैसे आएगा, रिजर्व रेशियो कितना है, 10%, परसेंट है तो ऊपर 100 लग जाता है। इनिशियल डिपॉजिट कितना है, 4000। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। 400 इंटू 100, ये हमारे पास में आ गया 40,000। कितना करोड़, 40,000 करोड़। बी करेक्ट हो गया। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डैश गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन अ बिड टू डैश द स्टॉक ऑफ मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। अब अगेन हमें करके देखना है, गवर्नमेंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेचेगा या खरीदेगा, क्या करेगा, मनी सप्लाई को क्या करना है वो भी आगे मेंशन नहीं है, करके देखते हैं। सेल्स और डिक्रीज, पहले ए ही करके देख लेते हैं। मैंने टिक क्यों करा, चलो पहले ए करके देखते हैं हम। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट सेल्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, मान लो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेच रहा है, आरबीआई जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को क्या कर रहा है, सेल कर रहा है ओपन मार्केट के अंदर। ओपन मार्केट ऑपरेशंस है, तो आरबीआई के पास में क्या आएगा, पैसा आएगा, पेमेंट आएगी। कोई चीज़ बेचेगा तो पैसा आएगा, मतलब जनरल पब्लिक और कमर्शियल बैंक्स के हाथ में पैसे की कमी होगी। ठीक है, पैसे की कमी होगी। इन अ बिड टू डैश द स्टॉक ऑफ मनी इन एन इकोनॉमी, इन अ बिड टू डिक्रीज, तो अपने आप स्टॉक ऑफ मनी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। मतलब पहले वाला ही करेक्ट बैठ गया ना हमारा। आरबीआई क्या कर रहा है, सेल्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेच रहा है, आरबीआई के पास में पैसा आ रहा है।
इन अ बिट टू डिक्रीज द स्टॉक ऑफ मनी, और ऐसा करने से स्टॉक ऑफ मनी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। सही है। परचेज और डिक्रीज ये भी सोच के देख लो, अगर मान लो परचेज करेगा आरबीआई तो पेमेंट करेगा, बल्कि मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, करके देखते हैं। हाँ, मनी सप्लाई क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगर मान लो आरबीआई परचेज कर रहा है तो वो सामने वाले को पेमेंट करेगा, पेमेंट करेगा तो मनी सप्लाई इंक्रीज होगी। यहाँ पर डिक्रीज लिखा है तो ये तो गलत हो गया। सेल्स और इंक्रीज, अगर आरबीआई सेल कर रहा है तो मनी सप्लाई क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। यहाँ पर इंक्रीज लिखा है, ये भी गलत। परचेज करेगा, नो चेंज, तो ये भी गलत है। फर्स्ट वाला करेक्ट हो गया। समझ में आ गया। अगला है रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट केयरफुली अगेन। आफ्टर सेटिंग अप अ वर्किंग ग्रुप टू स्टडी द पॉसिबिलिटी ऑफ अ सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, मतलब डिजिटल करेंसी की बात करी गई है, कुछ ई रूपी करके बात करी गई है। आफ्टर सेटिंग अप अ वर्किंग ग्रुप सेट करा गया है जिसका काम क्या है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, जिसका काम है डिजिटल करेंसी से रिलेटेड चीजें स्टडी करना, देखना कि ये डिजिटल करेंसी वगैरह पॉसिबल है क्या। इन इंडिया इन 2020 आरबीआई रिवील्ड अ कॉन्सेप्ट नोट ऑन डिजिटल रूपी। आरबीआई एक नोट रिलीज करता है जिसमें वो डिजिटल रूपी को रिवील कर रहा है, यानी कि वो डिजिटल रूपी के बारे में बता रहा है, ई रूपी के बारे में, यानी कि ऑनलाइन मनी है एक तरह से समझ लो। द ई रूपी विल प्रोवाइड एन एडिशन ऑप्शन टू द करेंसी अवेलेबल फॉर्म्स ऑफ मनी, कि भैया जी जो नॉर्मल करेंसी है वो तो करेंसी है ही, साथ में अब ई रूपी भी है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपके पास में पैसा है। इट इज सब्सटेंशियली नॉट डिफरेंट फ्रॉम बैंक नोट्स, ये बैंक नोट से अलग नहीं है, बस डिजिटल है तो इसकी वजह से चीज़ें आसान हो जाएंगी, फास्टर हो जाएंगी, चीपर हो जाएंगी, कि भाई ट्रांजैक्शन करना आसान है, ठीक है, इजी है, साथ में चीपर भी है क्योंकि एक्चुअल नोट्स की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। अगर डिजिटल रुपये आएगा तो एक्चुअल नोट्स इशू करने की जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगी, प्रिंटिंग कॉस्ट कम हो जाएगी। आरबीआई सेड दैट इट ब्रॉडली डिफाइंस सीबीडीसी, यानी कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी एज अ लीगल टेंडर, ये भी लीगल टेंडर है। जैसे नॉर्मल करेंसी हमारी लीगल टेंडर है कि अगर आप किसी भी पर्सन को 500 रुपये देकर पेमेंट कर रहे हो तो वो उसे लेने से मना नहीं कर सकता ना, लीगल टेंडर है, वो एक्सेप्ट करेगा ही। उसी तरह से ये भी लीगल टेंडर है। इट इज अकिन टू पेपर करेंसी इन अ डिफरेंट फॉर्म। अकिन का मतलब है, ये मतलब एडिशन हो गया, पेपर करेंसी के साथ में अब हमारे पास में डिजिटल करेंसी है, यानी कि ई रूपी भी है। ऑन द बेसिस ऑफ द अबव टेक्स्ट एंड कॉमन अंडरस्टैंडिंग, आपको बताना है आइडेंटिफाई एंड डिस्कस द फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। यहाँ पर सेंट्रल बैंक के कौन से फंक्शन की बात करी गई है, तो देखो यहाँ पर सेंट्रल बैंक जो है वो करेंसी ही इशू कर रहा है, करेंसी की ही बात करी गई है, करेंसी इशू करने की, पेपर नोट्स की बात करने की बजाय वो डिजिटल करेंसी की बात कर रहा है। तो यहाँ पर पहला फंक्शन हो गया हमारा, पहला फंक्शन कौन सा है, इशुएंस ऑफ करेंसी, नोट इशूइंग फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। ठीक है, सेंट्रल बैंक का एक्सक्लूसिव राइट है कि वो नोट्स इशू करता है, चाहे वो डिजिटल नोट्स ही क्यों ना हो, जस्ट एज इट डू विथ पेपर करेंसी की तरह ही। मेक श्योर करता है कि देश में स्टेबिलिटी रहे और उस करेंसी को सब एक्सेप्ट करें, यानी कि लीगल टेंडर है, जो करेंसी सेंट्रल बैंक इशू कर रहा है वो आपको एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी। इसे हम करेंसी अथॉरिटी फंक्शन भी बोलते हैं सेंट्रल बैंक का। तो ये 3 नंबर का इसलिए है पहले वाला, क्योंकि यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से फंक्शन की बात करी गई है। यही फंक्शन है, करेंसी इशू करा, वो करेंसी कोई सी भी हो सकती है, डिजिटल भी हो सकती है। 2 एडवांटेजेस बता दो डिजिटल रुपी की, तो खुद सोच के बता दो यार। डिजिटल रुपी अगर होगा तो कॉस्ट ट्रांजैक्शंस आसान हो जाएंगे। पहली बात तो ट्रांजैक्शंस आसान क्यों, क्योंकि डिजिटली आप फास्टर ट्रांजैक्शन कर सकते हो। अगर हम पेटीएम वगैरह भी करते हैं, यूपीआई वगैरह करते हैं, फास्टर ट्रांजैक्शंस होते हैं, कन्वीनियंट है, फिजिकली आपको कैश कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। कॉस्ट भी है, अगर हम नोट्स वगैरह प्रिंट करवाते हैं तो उसकी अच्छी खासी कैश आती है, हैंडल करना है उसके लिए आपको स्टोर्स वगैरह होते हैं, प्रिंटिंग कॉस्ट आती है, तो कहीं ना कहीं कॉस्ट भी कम होगी, प्रिंटिंग कॉस्ट से बच पाएंगे, फिजिकल कैश मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मनी इज एन एसेट विच कैन बी स्टोर्ड फॉर यूज इन फ्यूचर। मनी एक ऐसा एसेट है जिसको आप फ्यूचर के लिए स्टोर करके रख सकते हो। इन द लाइट ऑफ द गिवन स्टेटमेंट आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मनी। ये मनी का कौन सा फंक्शन है, मेजर ऑफ वैल्यू नहीं। मेजर ऑफ वैल्यू तो ये है कि आपके सामने मेन्यू लिखा हुआ है, आप देख रहे हो पिज्जा कितने का है, पास्ता कितने का है, यानी कि चीज़ों को मेजर कर सकते हो मनी की फॉर्म में। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स, यानी कि फ्यूचर पेमेंट्स करी जा सकती हैं। स्टोर ऑफ वैल्यू, मनी को हम स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है, अपने बैंक अकाउंट्स में, लॉकर्स में, कहीं पर भी। थर्ड हो गया, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली। मनी सप्लाई M1 इन इंडिया डज नॉट इंक्लूड डिमांड डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक्स। ये तो गलत हो गया, M1 के अंदर डिमांड डिपॉजिट्स तो बिल्कुल आता है। M1 कैसे निकालते हैं, C प्लस DD प्लस OD, तो इसमें तो डिमांड डिपॉजिट्स बिल्कुल आता है। ये कह रहा है डज नॉट इंक्लूड, गलत है।
मनी सप्लाई रेफर्स टू असेट्स अवेलेबल विद द कमर्शियल बैंक ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। मनी सप्लाई का मतलब है कि कमर्शियल बैंक्स के पास में जो असेट्स अवेलेबल है नहीं, मनी सप्लाई के अंदर अगर हम M1 की ही बात कर ले तो जनरल पब्लिक का पैसा भी आता है। जनरल पब्लिक ने जो कमर्शियल बैंक्स के पास में डिमांड डिपॉजिट्स करवा रखे हैं वो भी आते हैं, प्लस RBI के अदर डिपॉजिट्स भी आते हैं। तो सिर्फ कमर्शियल बैंक्स का पैसा इसके अंदर नहीं आता। जो पैसा सर्कुलेशन के अंदर है, जनरल पब्लिक ने अपने हाथ में रख रखा है, फिजिकल करेंसी वगैरह, वो सारा मनी सप्लाई के अंदर आता है। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। एक्सप्लेन द रोल ऑफ सेंट्रल बैंक एज गवर्नमेंट्स एजेंट एंड एडवाइजर। अच्छा, जिस तरह से हमारे बैंक्स कमर्शियल बैंक्स होते हैं उस तरह से हमारी गवर्नमेंट का भी तो कोई बैंक होता है ना। गवर्नमेंट का बैंक कौन होता है? RBI, हमारा सेंट्रल बैंक। तो सेंट्रल बैंक जो है वो हमारी गवर्नमेंट का बैंकर भी है, एजेंट भी है और फाइनेंशियल एडवाइजर भी है। कैसे? देखो, वो हमारी सरकार का बैंकर है, यानी कि गवर्नमेंट अपना अकाउंट कहाँ पर मेंटेन करती है? RBI के पास में। गवर्नमेंट अपना पैसा RBI के पास में डिपॉजिट करवाती है और जब लोन की रिक्वायरमेंट है तो लोन भी किससे लेती है? RBI से। गवर्नमेंट जो RBI जो है वो हमारी गवर्नमेंट का एजेंट भी है, यानी कि जो RBI है वो गवर्नमेंट की बिहाफ पर गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज है उन्हें मार्केट में सेल भी करता है और परचेज भी करता है। अभी हम लोगों ने देखा था ओपन मार्केट ऑपरेशंस। एजेंट मतलब वो गवर्नमेंट के बिहाफ पर गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को जनरल पब्लिक या फिर ओपन मार्केट में सेल भी करेगा और परचेज भी करेगा सरकार के बिहाफ पर। और फाइनेंशियल एडवाइजर भी है, जो हमारा RBI है वो गवर्नमेंट को हेल्प करता है अलग अलग तरह की पॉलिसीज बनाने में। अलग अलग तरह की पॉलिसीज बनाने में जो RBI है वो गवर्नमेंट को हेल्प करता है, तो सरकार का फाइनेंशियल एडवाइजर भी है। आसान सा था ये तो। नेक्स्ट है और लास्ट है डिफाइन रिवर्स रेपो रेट। डिस्कस ब्रीफली हाउ दिस इंस्ट्रूमेंट हेल्प्स इन कंट्रोलिंग क्रेडिट क्रिएशन। मतलब रिवर्स रेपो रेट डिफाइन भी करना है और ये भी बताना है कि कैसे RBI रिवर्स रेपो रेट को चेंज करके इंक्रीज या डिक्रीज करके देश में मनी की सप्लाई यानी कि क्रेडिट क्रिएशन को कंट्रोल करता है। तो देखो क्या है, ये RBI है और ये हमारा कमर्शियल बैंक है। जब RBI को लोन की रिक्वायरमेंट होती है, जब कमर्शियल बैंक्स को लोन की रिक्वायरमेंट होती है तो वो पापा से लोन लेते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि कमर्शियल बैंक्स के पास में एक्स्ट्रा पैसा है और वो अपना पैसा किसके पास में डिपॉजिट करवाते हैं? RBI के पास में डिपॉजिट करवाते हैं। अब जब लोन ले रहे हैं तो इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। सेम वैसे ही जब SBI RBI के पास में पैसा डिपॉजिट करवाएगा तो उल्टा RBI SBI को क्या पे करेगा? इंटरेस्ट पे करेगा। और इस इंटरेस्ट की रेट को बोला जाता है रिवर्स रेपो रेट। समझ में आ गया? जब कमर्शियल बैंक्स RBI से लोन लेते हैं तो उन्हें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। दैट इंटरेस्ट रेट इज नोन एज रेपो रेट। बट अगर कमर्शियल बैंक्स RBI के पास में अपना पैसा डिपॉजिट करवा रहे हैं तो जो RBI कमर्शियल बैंक्स को इंटरेस्ट पे करता है दैट इंटरेस्ट रेट इज नोन एज रिवर्स रेपो रेट। समझ में आ गया? प्लस यहाँ पर एक चीज और होती है, ये मैंने आपको लेक्चर्स में भी बताई है। SBI ने RBI के पास में पैसा डिपॉजिट करवाया। पैसा किसके पास में है? RBI के पास में है। तो RBI के पास में पैसा है ना, तो RBI SBI को अपनी कुछ सिक्योरिटीज गिरवी रखवा देता है। RBI SBI के पास में अपनी कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज गिरवी रखवाएगा, कोलेटरल रखवा देता है। समझ में आया? जब RBI SBI को उसका पैसा रिटर्न कर देगा तो अपनी सिक्योरिटीज भी वापस ले लेता है। याद रखता, ये काम रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में ही होता है। तो द रेट एट विच RBI एक्सेप्ट्स डिपॉजिट्स फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स, साथ में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी हैं कि RBI कमर्शियल बैंक के पास में कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज गिरवी रखवा रहा है। इस रेट को हम रिवर्स रेपो रेट या फिर रिवर्स रीपर्चेस रेट भी बोलते हैं। यहाँ पर कहीं ना कहीं कमर्शियल बैंक्स की इनकम होती है, वो भी इनकम किससे होती है? इंटरेस्ट इनकम होती है। अब कैसे इसे चेंज करके RBI जो है वो क्रेडिट क्रिएशन यानी कि मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। मैंने कहा मान लो ये रेट है 4%। अगर RBI इस रेट को कम करके 2% कर देता है तो SBI उदास हो जाएगा। वो देखेगा पहले RBI के पास में पैसा डिपॉजिट करवाता था तो 4% इंटरेस्ट मिलता था, अब 2% ही इंटरेस्ट मिल रहा है। तो SBI RBI के पास में पैसा डिपॉजिट कम करवाएगा, बल्कि वो अपने पैसे को जनरल पब्लिक को लोन पर दे देगा। जनरल पब्लिक के हाथ में पैसा आएगा, मनी सप्लाई बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, मतलब डिफ्लेशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो अगर रिवर्स रेपो रेट कम हो रही है 4% से 2% हो रही है, अगर रिवर्स रेपो रेट कम हो रही है 4% से RBI ने 2% कर दी, बैंक्स आर डिस्करेज टू पार्क देयर सरप्लस फंड्स विद RBI।
कमर्शियल बैंक्स अपना पैसा आरबीआई के पास में डिपॉजिट नहीं करवाएंगे, तो कहीं ना कहीं कमर्शियल बैंक्स के हाथ में पैसा ज़्यादा है, उनकी क्रेडिट क्रिएट करने की कैपेसिटी बढ़ चुकी है, वो ये पैसा लोगों को देंगे, लोगों के पास में पैसा जाएगा तो डिफ्लेशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। समझ में आए? लोगों के हाथ में पैसा जाएगा तो मनी सप्लाई बढ़ेगी, मनी सप्लाई बढ़ेगी तो लोग डिमांड करेंगे, जो चीज़ों की प्राइसेस गिरी हुई थी वो उठने लगेगी, डिफ्लेशन की प्रॉब्लम सॉल्व। वही मान लो देश में इन्फ्लेशन है तो आरबीआई रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देगा, 4% से बढ़ा के कितनी कर देगा, 7% कर देगा। तो बैंक्स देखेंगे यार आरबीआई के पास में पैसा डिपॉजिट करवाते हैं तो हमें ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है, वो अपना पैसा आरबीआई के पास में ही डिपॉजिट करवाने लग जाएंगे, तो बैंक्स के पास में पैसे की कमी आ जाएगी। बैंक्स के पास में पैसे की कमी आएगी तो बैंक्स लोगों को लोन पर पैसा कम देंगे, लोगों के हाथ में पैसा कम होगा, मनी सप्लाई कम होगी तो लोग डिमांड कम करेंगे और इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। समझ में आया? तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस यूनिट से। 2 यूनिट्स के मैंने आपको मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज करवा दिए। अब अगले लेक्चर के अंदर मैं आपको कराऊंगी यूनिट 3, मतलब मैं जितना बन पड़ता है उतने कंटेंट लिख लिख के वीडियोस बना रही हूँ। अगली वीडियो के अंदर यूनिट 3 के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हम कर लेंगे। यहाँ तक का अच्छे से पढ़ के रखना। कल वाले सेशन की जो पीडीएफ थी वो मैंने टेलीग्राम पर अपलोड कर दी थी, डिस्क्रिप्शन में लिंक था। इस सेशन की पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देना, इट विल गिव मी अ लॉट ऑफ मोटिवेशन। सो आई विल सी यू इन नेक्स्ट क्लास। लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।